नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे मोदी के खिलाफ विपक्षी मोर्चे की। हम बात करेंगे क्या मोदी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएंगी, क्या सिर्फ मुलाकातों से विपक्षी गठबंधन मजबूत होगा। पेगासस और किसान जैसे मुद्दों पर एक साथ दिखने वाली पार्टियां चुनावी महाभारत में साथ साथ दिखेंगी। सिर्फ 15 पार्टियों के साथ दिखने से मोदी को हराने में सफलता मिलेगी क्या? केजरीवाल, अखिलेश, मायावती विपक्षी मोर्चा से क्यों काटते हैं कन्नी? क्या क्षेत्रीय पार्टियां नफा नुकसान भूलकर मोदी को हराने के लिए महागठबंधन में शामिल हो जाएंगी? कौन होगा महागठबंधन का मुखिया? 2024 आते आते गठबंधन का गुब्बारा फूलेगा या फूटेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हमारी इस खास पेशकश में, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने के उद्देश्य से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं की एक वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। माना जा रहा है कि हाल ही में खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कई मुद्दों पर जिस विपक्षी एकता की झलक देखने को मिली थी, उसी को मजबूत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पेगासस कांड, किसान आंदोलन, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर जिस तरह विपक्ष ने सरकार को घेरा, उससे भी मोदी और बीजेपी विरोधी दल एक दूसरे के करीब आ गए। विपक्षी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों में इसको लेकर एक बेहतर समन्वय स्थापित हुआ। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष का नया कलेवर देखने को मिला। इसके अलावा दोनों सदनों में विपक्ष को एकजुट करने में राहुल गांधी की उपस्थिति भी अहम रही। सदन के बाहर भी विपक्ष की एकजुटता मौजूद रही। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने विपक्षी सांसद एक साथ पहुंचे। राहुल गांधी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया, तो आम आदमी पार्टी को छोड़ लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल के नेता वहां पहुंचे। राहुल के साथ कई विपक्षी नेता महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ साइकिल चलाकर संसद भी गए थे। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में टीएमसी अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा हुआ था। दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई दूसरे नेताओं से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर ममता बनर्जी ने केंद्र को बता दिया कि विपक्ष इतना कमजोर नहीं है जितना सरकार समझ रही है। ममता सोनिया की मुलाकात ने यह भी संकेत दिया कि विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने की योजना बना रहे हैं। हालांकि बार बार चर्चा इस बात पर भी होती रहती है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, 2024 में विपक्ष को कौन लीड करेगा। बंगाल विधानसभा चुनाव की बम्पर जीत के बाद ममता बनर्जी का नाम प्रमुखता से इस फेहरिस्त में सामने आ रहा है। हालांकि वो भी ये कह चुकी हैं कि अगर कोई और चेहरा होता है तो उन्हें इसमें कोई समस्या नहीं है। ममता की चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब दिल्ली में नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। राहुल से भी उनकी मीटिंग हुई है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष का चेहरा तय करना विरोधी दलों की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन कई नेताओं का मानना है कि नेतृत्व से ज्यादा अहम मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे उठाना बड़ी प्राथमिकता है। मीटिंग का एजेंडा ये है कि जनता के सामने, देश के सामने गंभीर समस्याएं हैं। पूरी पार्लियामेंट की सत्र हुई, ये समस्याओं को विपक्ष को उठाने का मौका नहीं दिया सरकार ने। सरकार खुद डिस्टर्ब करते गई पार्लियामेंट को। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब सीधा जनता के सामने जाए और इन सवालों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। किस तरीके से जाएंगे, क्या होगा उसकी पद्धति, वो चर्चा होगी आज की मीटिंग में। आपको ये भी बता दें कि पिछली 9 अगस्त को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डिनर पर बुलाया था। इस भोज में शरद पवार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, उमर अब्दुल्ला, डेरेक ओब्रायन जैसे कांग्रेस के सहयोगी दलों के बड़े चेहरे तो आए ही, और कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने वाले बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल जैसे दलों के नेता भी शामिल हुए। इस भोज में जमा हुए नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में उपेक्षित चल रहे कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे G23 नेताओं के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। संदेश यहाँ पर यह गया कि विपक्षी एकजुटता के नाम पर कांग्रेस के अंदर से ही राहुल गांधी को चुनौती दी जा रही है, क्योंकि इस भोज में गांधी परिवार के सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसे में सोनिया गांधी की इस बैठक को काउंटर के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और मेरे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ महेश वर्मा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, महिमा सिंह कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रही हैं, मनोज यादव साहब मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ संजय सरकार तृणमूल कांग्रेस से चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले महिमा जी आप ही के पास आना चाहूंगा। महिमा जी, बार बार मुलाकातों के जरिए ये विपक्ष को एकता दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि घनश्याम जी, देश में जिनके हाथ में बागडोर दी थी हमने इस देश के लोगों के अधिकारों को संभालने की, वो अपने कर्तव्यों के प्रति जो है वो लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ लापरवाह, लेकिन जब जब जवाब देने का अवसर उनके लिए पैदा होता है तो सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में खड़े होकर के संसद में लोगों के प्रतिनिधियों के उठाए गए सवालों से भागते हुए और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संसद में इन बातों पर चर्चा नहीं होगी। कोर्ट के अंदर जाकर के उल जलूल एफिडेविट दे रहे हैं, जिससे कोर्ट से भी उनको फटकार पड़ रही है। तो ऐसे में फिर और क्या करना पड़ेगा? ऐसे में तो वो सारी ताकतों को साथ आना पड़ेगा जो अपनी अपनी क्षमता में अपने अपने जनाधार का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में मजबूत होने के बावजूद ये जो एक तानाशाही की ताकत है, भाजपा सरकार जो पिछले 7 साल से इस देश के ऊपर राज कर रही है और लोकतंत्र को अंधेरों में धकेलने का प्रयास करती जा रही है, उसको हराने के लिए और उसको राष्ट्रवाद का सही मतलब समझाने के लिए इन सभी ताकतों को साथ लाना पड़े। देश के संवैधानिक प्रावधानों और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों में विश्वास रखने वाली सरकार के गठन के लिए, जैसा हमारी माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, आज राजीव जी के 30वें पुण्यतिथि पर ये सभी कारण हैं कि विपक्ष को साथ आना पड़ेगा, साथ आने की जरूरत है, क्योंकि बात राष्ट्रहित की है। महिमा जी, क्या सिर्फ मिलने मिलाने से, मुलाकातों से विपक्षी गठबंधन मजबूत हो जाएगा? घनश्याम जी, ये तो आगाज है, होगा क्या अंत में वो तो हर कदम के साथ ही साफ होता जाएगा। लेकिन जैसा कि माननीय कार्यकारी अध्यक्षा ने बताया है आज कि हम इकट्ठा हुए हैं संवैधानिक प्रावधानों और स्वतंत्रता आंदोलन मूल्यों की रक्षा के लिए और राष्ट्रहित के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हम उस पर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार हमारे ही अधिकारों का भक्षण कर रही है। सरकार देश के अंदर ऐसी गैर लोकतांत्रिक ताकतों को रास्ता दिखा रही है जो इस देश के अंदर आकर के हमारे अधिकारों का हनन करें और उनके माध्यम से सरकार हमारी निजता के अधिकार और भी तमाम मूल अधिकारों के ऊपर हमलावर हो जाए। तो ऐसे में हम लोग तो चर्चा करके एक आगाज कर रहे हैं, एक आरंभ कर रहे हैं। देखते हैं ये यात्रा कहाँ जाएगी। इस देश को बचाने के लिए जो कदम उठाने आवश्यक लगेंगे वो कदम कांग्रेस पार्टी तो निश्चित तौर पर उठाएगी। ठीक है, टीएमसी से संजय सरकार भी मेरे साथ हैं। तो संजय जी, असल में क्या ये माना जाए कि अगर विपक्ष का कोई चेहरा बनता है तो कांग्रेस ही वो चेहरा होगा? कांग्रेस के नेतृत्व में ही सारे दल आगे चलने को तैयार हैं, क्योंकि लगातार कोशिश कांग्रेस से की जा रही है। संजय सरकार, आप हैं मेरे साथ? आवाज आ रही है संजय जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। अच्छा संजय जी, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, क्या कांग्रेस ही विपक्ष का बड़ा चेहरा दिखेगा, उसी के साथ सारे विपक्ष के दल पीछे पीछे चलेंगे? देखिए, अभी सारे विपक्ष से एक हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार, राफेल से लेके, पेगासस से लेके, बैंक घोटाला से लेके, रेल, ओएनजीसी, पेट्रोल, सब कुछ वो खा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ अपनी ही पार्टी की तरफ से खा जा रहे हैं। मोदी जी बोला हमको जो लोग मिला 35% मिलेगा, 65 करेंगे। सबसे बड़ा बात है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है और मिर्ची लग रही है कुछ मीडिया का। जो मीडिया, गोदी मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ पालतू होती है आज के तारीख में। ठीक है, उसको बहुत मिर्ची लग रहा है, बहुत मिर्ची लग रहा है। और विपक्ष के तो एकता को देखने के बाद में इन लोग को हिम्मत नहीं है। आने वाला फल में मोदी जी दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। 24 मतलब मोदी जी जय बिल्कुल जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको हकीकत आज बता दे रहा हूँ। अब लिख के रख दीजिए, 24 में मोदी नहीं आ रहे सत्ता में। अब लिख के रख दीजिए और ये
चुनाव के बाद फिर मिला लीजिए, जिसमें बंगाल चुनाव का पहले आप लोग बोले थे हम लोग बुकलाउट दिए हैं, घबरा दिए हैं, डर सता रहे हैं, तो हम बोले हम 220 सीट लेके आएंगे, 213 सीट मेरे को मिला। हम आपको बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगर 100 का क्रॉस नहीं कर पाएंगे लोकसभा में तो 2024 में, और विपक्ष से पार्टी एक हो रहा है, केवल नेतृत्व देंगे, इससे बड़े बात सारे पार्टी मिलकर एक साल में हाथों हाथ मिलाकर काम करने पड़ेंगे। और ये अंग्रेजों का तरफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहा है, कभी हिंदू मुसलमान में, कभी छोटा जात बड़े जात में, इसी तरह से तोड़ने की कोशिश करिए, जोड़ने के लिए। और हम लोग जोड़ने की कोशिश है, जोड़ेंगे हिंदुस्तान को, तोड़ने के लिए नहीं। मेरे डर लगता है इस बात के लिए सिटी लॉयर आपको मालूम है असम और इसके मिजोरम के बीच हो चुका है। संजय जी इतने लंबे जवाब के बजाय मुझे ये समझा दीजिए संजय सरकार, ठीक है सर, एक सवाल के बाद सर अभी 1 घंटा है मेरे पास में और समय दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए ऐसी कोशिश तो 2019 से पहले भी हुई थी, उस कोशिश में और इस कोशिश में क्या फर्क है? उस कोशिश का तो कोई परिणाम दिखाई नहीं। आपको परिणाम दिखाई देंगे, 24 तक इंतजार करेंगे, और गुजरात के लोग को कभी यह परिणाम नहीं दिखाई देता। इस बार जो है, इस बार देश के जनता मंच कर चुके हैं, इसको एकजुट होकर इसको हटाना है। ये आप देख लीजिएगा, अगर गुजरात को जो है उसको हम संजय को दे नहीं सकते हैं, इतना संजय कहाँ से ढूंढेंगे गुजरात को दिखाने के लिए? आपको कहा आप देखे जो आपको कहीं से दिखाई दिया है, तो ये 7 साल में 14 करोड़ आदमी का नौकरी मिला, जितना PSU सबको देख रहे हैं, कोल इंडिया का सब्सिडी सबको देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ONGC का मतलब जो तेल जो मतलब निकालने के उसी तरह से निकाल नहीं पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं? और ये जो है ये इसको ऊपर भी मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश जारी हो गया है। देश के जनता तय कर चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नामक जो व्यक्ति है, इसको देश से हटाना है। और बिल्कुल सब जितना मतलब विपक्ष की पार्टी है, जनता का मजबूरन में इसको एक जगह होने पड़ेंगे। खुले आकाश में किसान लड़ रहा है, मेरे नौजवान भाई जो है, छोटे भाई है, उसको मालूम है हिंदुस्तान के लिए एजुकेशन सिचुएशन क्या है, उसको नौकरी नहीं है, सरकारी संस्था सबको बेच दे रहे हैं, एक एक करके रेल को बेच रहे हैं, कोल को बेच रहे हैं, ऑयल को बेच रहे हैं, बैंक को बेच रहे हैं, इंश्योरेंस को बेच रहे हैं। और 2 दिन बाद आपको चैलेंज को भी देते हैं, चैलेंज जहां पर आप बैठे उसको भी भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, छोटे जवाब सर, टीवी पे बैठे सर, छोटी बातें करेंगे सर, और लोगों को मौका भी देना है। मनोज यादव साहब, आज की इस बैठक में समाजवादी पार्टी गायब हो गई, क्या हुआ सर? निमंत्रण तो दिया गया था ना आपको? निश्चित तौर पे जो भी बैठकें हुई हैं, पूर्व में पहुंची है, किन कारणों से नहीं पहुंची है वो हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करता चलूं, जैसा कि अभी आपने अपने प्रश्न में कहा कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, तो मेरा एक सवाल है, एनडीए में सिर्फ बीजेपी ही क्यों चेहरा, और राजनीतिक दल भी तो है, वो चेहरा क्यों नहीं होते हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? जब एनडीए की सरकार रही तो बीजेपी का प्रधानमंत्री, जब एनडीए की सरकार रही तब तो बीजेपी का प्रधानमंत्री, ये क्यों? दूसरे भी राजनीतिक दलों को मौका मिलना चाहिए था, जो उनके सहयोगी है। कांग्रेस का एक उदाहरण मुझे याद आता है, कांग्रेस ने अगर जनता पार्टी की सरकार को छोड़ दें तो जितने भी गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकारें बनी है उसमें कांग्रेस का समर्थन रहा है, बाहर से समर्थन रहा है। तो ये बात तो बीजेपी को और बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देनी चाहिए कि आखिर ये कौन सा आपका गठबंधन है जिसमें प्रधानमंत्री, आपको कांग्रेस के नेतृत्व पे यकीन है कि नहीं है सर? मुझे पहले ये समझाइए। जब इस देश को एक ऐसे व्यक्ति पे यकीन हो गया, गोल बातें नहीं मनोज जी, ये मनोज जी ये सवाल का जवाब है क्या? मनोज जी ये सवाल का जवाब है क्या? आप तो ऐसी बातें नहीं करते सर, आप ऐसी बातें नहीं करते हैं सर, सीधी बात बताइए ना मुझे। राजनीति दल के नेतृत्व से हमें कोई तरीके की कोई आपत्ति नहीं, जिसके नेतृत्व के लोग देश के लिए बलिदान हो गए। तो यूपी में अलायंस कर लीजिए फिर साथ में, यूपी में क्या दिक्कत है फिर? हमारी और कांग्रेस की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है, हम अलायंस करते हैं या नहीं करते हैं हमारा विषय है। सर साफ अखिलेश यादव ने कह दिया है कि किसी भी बड़े दल से, खासकर कांग्रेस से किसी तरह का कोई अलायंस नहीं होगा, छोटी पार्टियों के साथ चले जाएंगे लेकिन बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे। सर ये समझाइए ना, राष्ट्रीय स्तर पे, यही तो मैं समझना चाहता हूँ मनोज जी, यही मैं समझना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे मोदी के खिलाफ अगर जाएंगे तो हाथ में हाथ डाल लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप उसी दल के साथ चाहते नहीं आगे बढ़ना,
सर ये भी तो डबल स्टैंडर्ड है, फिर भरोसा नहीं है क्या पूरी तरीके से? 2017 में हमारा चुनाव बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ लड़े थे हम। परिणाम देखे ना, फिर उसके बाद डर गए आप, परिणाम देख के डर गए आप। राजनीति में क्या करना घनश्याम जी, परिणाम की चिंता करने के लिए राजनीति की जाती है क्या? अरे हम तो जनता के बीच में अपने विश्वास को लेके जाते हैं। तो फिर वो दोस्ती इस बार फिर क्यों नहीं? दो लड़कों की दोस्ती इस बार फिर क्यों नहीं? उन दो युवाओं की दोस्ती इस बार फिर क्यों नहीं? रिपीट कर दीजिए ना सर, अगर आपको इतना ही है तो उस दोस्ती को रिपीट करिए फिर इस बार यूपी इलेक्शन में। क्यों आप बीजेपी को फायदा दिलाना चाहते हैं भाई? मैं तो सीधे बात ये कह रहा हूँ, क्यों आप बीजेपी को फायदा दिलाना चाहते हैं? लड़ने दीजिए ना सबको। हम लोगों की भी अपनी स्ट्रेटजी है, अपनी स्ट्रेटजी से ही चुनाव लड़ेंगे। हम बीजेपी के तौर तरीके से थोड़ी नहीं चुनाव लड़ेंगे। कुछ नहीं मिलता है इसका मतलब, इसका मतलब आपको कांग्रेस से कुछ नहीं मिलता है। क्या सवाल है आपका? इसका मतलब कांग्रेस से आपको कोई हासिल नहीं है ना, कुछ नहीं मिलता आपको, इसीलिए आप चाहते हैं आप अकेले लड़े तो बेहतर परफॉर्म करेंगे। पूरी कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और मजबूती के साथ सरकार के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सोनिया गांधी ने भी एक वर्चुअल मीट की, उसी के बाबत आज लोकतंत्र में तमाम पार्टियों से हम सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे सरकार के सामने वो खुद को स्टैब्लिश कर पाएंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से महेश वर्मा जी भी हैं। महेश जी, पहले ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा, फिर राहुल का ब्रेकफास्ट, फिर कपिल सिब्बल का डिनर और अब सोनिया गांधी की वर्चुअल मीट, सर तैयारी जोरों पे है। अभी एक नया शो शुरू हुआ है। घनश्याम जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सर आ रही है, बिल्कुल, बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ कि सोनिया जी का ये जो प्रयास है या ये जो राजनीतिक कोशिश है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस की दयनीय स्थिति है इस देश में और एक दिशाहीन और नेतृत्वहीन पार्टी जो है, इससे ज्यादा अब उसके पास कुछ बचा नहीं है कुछ करने के लिए। दूसरी बात कि इस तरह की बोलबंदी जब चुनाव होता है तभी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी होती है और तभी इस तरह की औपचारिकता को तलाशा जाता है कि कितना हास्यास्पद है। देश में राजनीतिक पार्टी सिर्फ इसी के लिए रह गई है कि किस तरह से हासिल किया जाए, सत्ता को किसी तरह हथियाना, उसको लेकर इस तरह की मीटिंग करना, इस तरह को कोशिश करना, मैं समझता हूँ ज्यादा जरूरी इस देश में आज क्या है, ज्वलंत क्या है, हमारी समस्या का क्या है, हम किस तरह की चीजों को जब आप कांग्रेस मुक्त की बात कर सकते हैं, देश को कांग्रेस से मुक्त कराने की बात कर सकते हैं, तो सर बाकी दल मिलकर आपके खिलाफ खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? इसमें क्या दिक्कत है सर? लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका है, उसे निभा रहे हैं वो लोग। हम तो कहते हैं, हम तो इनकी बात करते हैं आज के डेट में कि साहब आप महंगाई की क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप मुद्दा विहीन ऐसी बैठकों को करके, सर मानसून सत्र में रोक रहा हूं, मैं माफी के साथ आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूं सर, लेकिन मानसून सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने आपकी नाक में दम कर दिया वो सबने देखा सर। संसद से सड़क तक किस तरीके से आपको परेशान कर दिया विपक्ष ने, ये हम सब ने देखा। इस बार विपक्ष वो नहीं है सर, उसकी ऊसर जमीन उपजाऊ हो गई है और उसकी वजह कहीं ना कहीं आप ही हो सकते हैं। देखिए घनश्याम जी, जो आप बात कह रहे हैं ना कि सड़क से लेके संसद तक, एक तो आप ये कह सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल करप्शन जो है, जो बौद्धिक पतन जो है जिस तरह का दिखाई दिया, उससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना जो इस देश में अब तक कभी नहीं घटी। लोकतंत्र में जो है संवाद और अपने तर्क से देश को ये बताना और जताना कि सरकार जो है वो उसकी नीति देश विरोधी है या जन विरोधी है, इस तरह की कोई भी ऐसी चीज आज तक अभी तक विपक्ष ने कहीं ना स्थापित किया, ना उसने कहीं इस तरह का कोई चीज लाकर कहीं सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करी, सिवाय इसके कि लाल किले पे हमला कर दीजिए, सिवाय इसके कि प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे दीजिए, सिवाय इसके किसान आंदोलन के नाम पर आप इस देश को गुमराह करिए, उसके बाद आप संसद में मारपीट करिए, उसके बाद आप संसद को अपमान करिए। तो लोकतंत्र के इस तरह के अपमान के बाद
आप इस तरह की सोच बना रहे हैं कि भाई हम जितने विपक्ष के लोग हैं वो किसी मुद्दे पे बात नहीं करें। हम आज जो पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसके वजह से हम गुलबंद हो रहे हैं। तो ये स्पष्ट रूप से बताइए देश को कि आपकी नीयत क्या है और इस गोलबंदी का कारण क्या है, ये सोनिया जी को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। महिमा जी भी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। महिमा जी, इस वर्चुअल मीट में बहुजन समाज पार्टी भी नहीं दिखी, आम आदमी पार्टी भी नहीं दिखी, उनको बुलाया नहीं गया। मैडम, ये विपक्ष का हिस्सा बनने लायक नहीं है क्या? घनश्याम जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, आज एक आगाज हुआ है, या यूं कहा जाए कि आगाज जो हो चुका है उसमें एक नया कदम उठाया गया है। इसमें रोज नई कड़ियां जुड़ रही हैं, इसमें रोज नए कदम उठाए जा रहे हैं। हम लोग की आप कह रही हैं आज ही असल में असली आगाज हुआ। जो ममता बनर्जी दिल्ली आई वो भी ऐਵੇਂ ही था, राहुल गांधी का ब्रेकफास्ट भी ऐਵੇਂ ही था और कपिल सिब्बल का रात्रि भोज भी ऐसे ही था। असल आगाज आज हुआ है। सोनिया गांधी ने जो किया है इसको हम असली आगाज माने। ठीक है मैडम, ऐसे समझे? मैंने ये बोलते ही मैंने साथ ही कहा, आज जो आगाज हुआ है, या यूं कहा जाए कि जो छोटे छोटे कदम तमाम विपक्षी पार्टियां उठाती रही हैं, है ना। तो ये घनश्याम जी, ऐसा है कि ये तो एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र, जैसा कि पंडित नेहरू ने कहा था कि ये देश लोकतंत्र को अडॉप्ट करने नहीं जा रहा है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना के लिए इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को, इस देश के नागरिकों को कदम कदम पर संघर्ष करना होगा और उसके हित में कदम उठाने होंगे। उसी दिशा में एक कदम आज ये कांग्रेस पार्टी ने एक और कदम उठाया है। तो मैम, आपके इस बड़े कदम में बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं थी? क्या ये माना जाए कि सोनिया गांधी के बुलावे पे ये लोग नहीं आते? क्योंकि हमने देखा कपिल सिब्बल ने जिसको बुलाया वो पहुंच गए थे वहां पे, लेकिन राहुल के ब्रेकफास्ट में लोग नहीं पहुंचे और अब सोनिया गांधी ने तो निमंत्रण ही नहीं दिया। क्या मैम किसी तरह का टसल इनके साथ भी चल रहा है? घनश्याम जी, मैंने कहा ना, ये एक संघर्ष है और संघर्ष के अलग अलग कदम पर अलग अलग पड़ाव होते हैं, अलग अलग विकास होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट्स होती हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं, कल इसमें क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा, ये तो वक्त तय करेगा। जो लोग राष्ट्र हित में कार्य करना चाहते हैं, जो ताकतें ऐसा मानती हैं कि हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन हुआ है, इस देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है, वो हर शक्ति जिसके अंदर राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां गुंजायमान होती हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, वो हर ताकत इस मुहिम में, इस संघर्ष में साथ आएगी। वो हर ताकत आज इकट्ठा हुई जो राजीव गांधी जी की सतत संवाद की राजनीति को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करती है, कहीं ना कहीं उससे सहमत है कि देश में नागरिकों से संवाद सतत बने रहना चाहिए। संसद में आपने पेगासस पे चर्चा करने से मना कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय में आकर एफिडेविट दिया और उसमें कह दिया कि ये इस तरह की गलत लांछन लगाए गए हैं, गलत इल्जाम लगाए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को ये पूछना पड़ा कि आप ये क्यों नहीं लिख रहे कि हमने ये रास्ता पेगासस को या एनएसओ को नहीं दिखाया देश के अंदर। वो सर्वोच्च न्यायालय को भी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो देश की जनता के साथ तो वो जो है वो धोखाधड़ी कर ही रहे हैं ना। ठीक है, तो जो आज की वर्चुअल मीट में शामिल नहीं था वो राष्ट्र हित की बात नहीं समझता, राष्ट्र हित के महत्व को नहीं समझता। आप इसे जैसे पेश करना चाहेंगे घनश्याम जी, आप करेंगे। मैं आपकी परमिशन के साथ पेश करना चाह रहा हूँ मैडम, क्योंकि फिर मैं पूछूं मनोज यादव से कि राष्ट्र हित की परिभाषा आपके लिए नहीं है क्या? मैंने कहा आज जो लोग साथ थे वो राहत इंदौरी साहब की इन पंक्तियों में पूरा विश्वास रखते हैं। और जो नहीं थे, कि मैं मर जाऊं तो, और जो नहीं थे वो उनके विषय में तो वो जानेंगे ना घनश्याम जी। यदि आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं तो मेरे मन में क्या है वो तो मैं जानूंगी ना। या आपने मुझे बुलाया भी था कि नहीं बुलाया था, जो आपके सवाल हैं ये जाहिर हैं, पर इनको शायद समय पर छोड़ देना चाहिए जवाब पा लेने के लिए। ठीक है, तो मनोज जी, क्या राष्ट्रहित का ये भाव कहीं ना कहीं मिसिंग था समाजवादी पार्टी में, जो नहीं पहुंची? आखिर क्या वजह रही? अब ये मत कहिएगा ये इंटरनल मसला था सर, इसके आगे भी कुछ बोलिएगा, उम्मीद करता हूं बोलेंगे। जब यूपीए की 2 बार सरकार गिरने की नौबत आ गई तो हमने राष्ट्र हित को ही ध्यान में रखा और सांप्रदायिक ताकतों को
कमजोर करने के लिए हमने यूपीए की सरकार को समर्थन दिया और सरकार गिरने से बचाई। कहाँ घनश्याम जी आप इन 1-2 मीटिंगों की बात को लेके इस तरह की बात कह रहे हैं? क्या इंटरनल मैटर है? वो बात रियल में न मैं कह सकता हूँ न बीजेपी की सरकार को गिरने से बचाना एक बात सर, लेकिन सरकार के खिलाफ विपक्ष का एकजुट होना, जिसके चेहरे के तौर पे सोनिया गांधी को देखें, उसका दूसरा तरीके से देखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कई बार मंचों पे साथ रही है, पर अब नहीं होगी। पश्चिम बंगाल चाहे ममता जी रही हो, फिर चाहे अभी हाल ही में लखनऊ में दिल्ली में मीटिंग हुई हो 2017 में गठबंधन हमारा हो, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई वैचारिकता के आधार पर बहुत दूरियां नहीं है। लेकिन हम नीतियों के आधार पर विरोध करते हैं, हम बीजेपी का भी विरोध करते हैं, कांग्रेस से जहां पे कोई भी चूक होती है उस पर भी विरोध करते हैं, और हम पे भी जब कोई चूक होती है तो ये अधिकार है उनका संवैधानिक, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई राजनीतिक दल हो, वो सवाल खड़े कर सकता है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, टीएमसी से मेरे साथ संजय सरकार है। संजय जी, लगातार ममता बनर्जी की भी कोशिश है कि वो विपक्ष को एकजुट करे। हालांकि ये कहा जाए कि ये कोशिश की शुरुआत ही उन्होंने की तो ये गलत नहीं है, वो मोटिवेशन के तौर पे भी सामने आई। लेकिन क्या कई बार ऐसा भी लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल की तमाम कोशिशों के बाद, शरद पवार जितने एक्टिव हो गए उस कोशिश के बाद, कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी हैं वो बिहाइंड द कर्टेन पहुंच जाएंगी, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगी, हाशिए पे चली जाएंगी, नेपथ्य में चली जाएंगी? क्या इस तरह का आभास टीएमसी को होता है संजय जी? नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। अभी हम लोग सोचे सब इकट्ठा होकर इस तरह से जितना विपक्ष के पार्टी के हैं हम लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एक तरफ है धीरे धीरे सब तैयार हो रहे हैं, जनता भी चाहते हैं इस बार इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने की। और देखिए, शरद पवार के बारे हैं आपने, कपिल सिब्बल के बारे में थोड़ा देर पहले भी आप बता रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2 पोस्ट होता है, बाद बाकी को रॉबर स्टैंप होता है, लैंप पोस्ट होता है। लैंप पोस्ट तो मतलब समझते हैं ना, बंगाल में जो लाइट जलता है ऊपर में उसको लैंप पोस्ट बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद में सब लैंप पोस्ट है। और देखिए, ये अगर बोला जाए कांग्रेस 150 साल पुराना पार्टी है, तो उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर कपिल सिब्बल और मीटिंग बुलाया है, तो आप लोग जिस नजरिए से देख रहे हैं, विपक्ष जिस नजरिए से देख रहे हैं, ये लगता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, इसके लिए कपिल सिब्बल की मीटिंग बुला सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र में कुछ नहीं है। जहां मतभेद नहीं रहेंगे वहां लोकतंत्र नहीं रहेंगे। मतभेद होना बहुत जरूरी है, लेकिन मनभेद नहीं। संजय जी, मन से भेद नहीं होना चाहिए। संजय जी, परिवार सर, संजय जी, परिवार वही चल पाता है जिसका एक अभिभावक हो, जिसका एक मुखिया हो। जिस घर में सारे मुखिया बन जाते हैं, सारे अभिभावक बनने की कोशिश करते हैं, उस घर का हाल क्या होता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है सर। एक किसी अभिभावक की गाइडेंस जरूरी होती है। नहीं, मैं आपको बता रहे हैं, जब 11 प्लेयर मैदान में लड़ते हैं, एक आदमी कप्तान जरूर होता है, लेकिन 11 आदमी को सपोर्ट करते हैं तभी जाके मैच जीतते हैं। ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। आप मत सोचिए ये विपक्ष के सभी अभी है, अभी कैप्टन नहीं चाहिए, सबको मैदान में फुटबॉल खेलना चाहिए। पूरा विपक्ष ही कैप्टन है, इसका कोच कैप्टन ही है, ठीक है ना। अगर ये 10 प्लेयर अगर उसको अगर हेल्प नहीं करेंगे तो आपको एक कप्तान जिताने के लिए यही तो समझ रहा हूँ सर, मैं यही तो जानना चाहता हूँ, आपका कैप्टन कौन है? आपका कैप्टन कौन है? सभी पार्टी मिलकर आपका कैप्टन कौन है? सारे कैप्टन है क्या? सारे व्यक्ति मिलकर चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 लाख करोड़ जो घोटाला था, शक्ति परोदास ने बताया, सोरो पांडे जो आपको मालूम है, जिसमें आपको 65% पैसा भारतीय जनता पार्टी अमित शाह नरेंद्र मोदी ले चुका है। इसमें कोई दो नहीं, लंदन हाईकोर्ट में ललित मोदी बोल चुके हैं, और इसमें ललित मोदी 35% पैसा मेरे को मिला, हम कहाँ से इंटरेस्ट देंगे, कहाँ से पैसा भेजेंगे, बैंक में आपको ये नहीं जमा करेंगे। इसके अलावा हमको भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये सारे पैसा खा दिया। इसके लिए नेहरू भाई और अजब भाई को तो मैं कैंसर भाई समय मजावा थे ना, ऐसे करके गुजराती बोलकर सबको बुलाने की कोशिश करते, लेकिन उसको मिठास बात में भूलने वाला नहीं है, तय कर चुका है। और पूरा प्लेयर मिल के मैदान खेलेंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी आप लिख के रख दीजिए, 100 के 11 क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप लिख के रख दीजिए। जितना भी पैगासस से जासूस कराए या किससे भी जासूस कराए, अपना पार्टी का आदमी को विश्वास नहीं है। जिस परिवार में अपना घर के आदमी को विश्वास नहीं, पैगासस किसके ऊपर लगाया, हम नहीं बोल रहे हैं।
सुब्रमण्यम स्वामी बोला है पेगासस ने 300 करोड़ का खर्चा करके पेगासस को अपना पार्टी को बीच में भी कराया, और विपक्षी पार्टी को बीच में सोशल एक्टिविटीज के ऊपर में, साइंटिस्ट के ऊपर में, इसलिए जो देश को बचाते हैं उसके ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर में सबसे पहले चलेगा। इसको डर कहाँ हो चुका है, डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, हारना बिल्कुल तय हो चुका है। आप बिल्कुल जनता इनको देखना नहीं चाहता है। हम यूपी और झारखंड में प्रोग्राम करके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वरिष्ठ नाम नहीं बोलेंगे इस समय, वो मेरे को फोन करके बोला आप किस तरह से कदम रखा है यूपी में, कदम रखिए, पीछे से हम बैक करेंगे। ये हिटलर को तनाशाही, नेपोलियन को तनाशाही नहीं करने देंगे, इसको हटाना ही हटाना है, ठीक है, मुसोलिनी को तनाशाही नहीं करने देंगे। बहुत बड़ा समझ गया है, समझ गया, बहुत बड़ा जगह में आज के तारीख वो आप देखिए मेरे ठीक है, हमने ओके डन। आप यूपी में नहीं है, सिर्फ 21 जुलाई को प्रोग्राम यूपी लखनऊ में करने के लिए वो बोला आप है ही नहीं है। अगर हम है ही नहीं है तो हमको प्रोग्राम करने के लिए आपको परमिशन देने के लिए डर क्यों है? हजारों 22 आदमी है लेके आपको प्रोग्राम करने के लिए गया तो 500 पुलिस भेज दिया है। 10 जुलाई को पेट्रोल का पेट्रोल डीजल के भाव करके ठीक है, संजय जी आपके विपक्षी दल और सर इस विपक्ष एकजुटता के और भी लोग मेरे साथ हैं सर, उनको भी मौका देना है। सर टीएमसी यही मौका नहीं दे रही है, सर टीएमसी यही मौका नहीं दे रही है, बाहर कहाँ मौका दे पाएंगे इन लोगों को बोलने के लिए? सर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी, इनको भी मौका दीजिए ना सर बोलने का। आपके पास में आऊंगा, मेरे साथ महेश जी भी है, आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं। महेश जी, असल में किसान का मुद्दा हो चाहे पेगासस का मुद्दा हो, क्या आपकी सरकार ने इसने इतनी बुरी तरह से लटका दिया जिससे कि सारे विपक्षी दल एक साथ हो गए? यानी 2014 के बाद जो विरोध के स्वर कहीं ना कहीं मध्यम पड़ने लगे थे विपक्ष के, उनको आवाज देने की, उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश आप ही की जरिए हो गई। लटकाना जरूरी था क्या सर इन मुद्दों को इतना? नहीं घनश्याम जी, हमने किसी तरह से कोई मौका नहीं दिया। लोग ये तो मौका परस्त लोग हैं, ये चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव है, उसको लेके ये गोलबंद हो रहा है, और ये गोलबंद हो करेंगे क्या समझते पड़े। अब उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा के बिना जो है कांग्रेस वहाँ किस काम की है, और सपा बसपा और कांग्रेस ये सारी मिली जुली जो प्रयास जो है वहाँ हो चुका है और जनता इनको नकार चुकी है। अब मान लीजिए कि सोनिया जी ने प्रयास ही किया तो उत्तराखंड में क्या वो अपनी पक्षी जो इनके अलायंस है किसी को सीट देने की बात करेंगे? पंजाब में क्या ये ऐसा करने की करेंगे? नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल है कि गुजरात में ये क्या करेंगे? तो ऐसे में इनका ये जो भी पैतरा है, राजनीतिक पैतरा जो भी ये लोग अपना रहे हैं, ये सिर्फ ये एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रही है कांग्रेस अपने फेवर में। जिस बसपा को उसने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है उनको उनके पार्टी के विधायकों को अपने अंदर लाके पूरी तरह से एलिमिनेट किया, वो बसपा इनके साथ क्यों हाथ मिलाएगी? जो सपा दो बहुओं को मिलकर जो बहुए जो है पूरे उत्तर प्रदेश में धमाल मचाने के लिए निकले थे, उनका हक आपने देख लिया। अब वो सपा जो है कांग्रेस से हाथ क्यों मिलाने जाएगी और कांग्रेस को क्यों खड़ा करने जाएगी? अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? अब आ जाइए लोकसभा चुनाव को लेकर कि अगर हम ये कहें कि भाई 2024 में लोकसभा चुनाव है, वो बड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। 2014 से 2019 तक आप देखिए 5 बार ऐसा प्रयास हुआ, कर्नाटक, जंतर मंतर, महाराष्ट्र, तमाम जगह, पश्चिम बंगाल, सब जगह इन लोगों ने प्रयास किया। क्या वो ये उस प्रयास में एकजुट रहे? उसका कारण घनश्याम से स्पष्ट था कि इनकी नीति और इनकी नीयत दोनों में खोट थी। ये दोनों मतलब एक दूसरे को पलीता, राजनीतिक पलीता लगा के आगे बढ़ने इनमें होड़ है। आज भी एक अनार 100 अनार की जो इनकी यहाँ एक कवायद है, क्या था मायावती, ममता जी और गुलाम जी का क्या हुआ था, और उसमें किस तरह से एक दूसरे को पलीता लगाया इन लोगों ने, याद करिए वो सब। अब सवाल है कि सोनिया जी का जो इस तरह का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि वो मिलती हैं जुलती हैं, कांग्रेस को रिवाइव करने की बात कर रही हैं, कांग्रेस को कहीं खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए देश के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में जनता
बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में मुद्दों को लेकर डिस्कस करना चाहिए। लेकिन बहुत अजीब है महेश जी कि सिर्फ विपक्षी दलों के इतिहास के पन्ने को खंगाल के आप इस इत्मीनान में आ जाएं कि सामने वाला बहुत कमजोर है और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन बैठकों की जो लगातार विपक्षी दल कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ किसी ना किसी तरह का एक मजबूत मोर्चा तैयार किया जाए। महिमा सिंह कांग्रेस से मेरे साथ है। महिमा जी, इसी बैठक का एक इनपुट ये मिला है कि इस बैठक में ममता बनर्जी ने बोला है कि सभी विपक्षी दलों को साथ लाना होगा। ऐसी बैठक में उन दलों को भी आमंत्रित करना होगा जो कांग्रेस की सहयोगी नहीं है। एक कोर ग्रुप बनाकर साथ काम करना होगा। तो कांग्रेस इसके लिए तैयार है क्या? उन लोगों के साथ भी दिल मिलाएगी जिनके साथ असल में उनकी किसी तरह की कोई साझेदारी, कोई बातचीत नहीं हो सकती? क्या इस तरह की कोशिश भी की जाएगी? घनश्याम जी, बहुत आभारी हूं आपके इस सवाल की, क्योंकि कांग्रेस गांधी की नीतियों पर चलने वाली, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अंदर पूरी आस्था रखने वाली पार्टी है। वही कांग्रेस जिसके जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और ये कहा था कल मैं रहूं या ना रहूं, नेहरू वही करेंगे जो आज मैं कर रहा हूं। और उसी प्रकार आज राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि पर इस बैठक को संचालित करते हुए माननीय हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो कहा वो इस प्रकार है कि विपक्षी दलों की एकजुटता राष्ट्रहित की मांग है और कांग्रेस अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखेगी। मुझे लगता है ये अपने आप में एक संपूर्ण आश्वासन है और इसी के साथ उनका ये कह देना कि राष्ट्रहित ये मांग करता है कि हम इन विवशताओं से ऊपर उठें, तो उन्होंने तो अपनी ओर से ये स्पष्ट कर दिया है, अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस के लिए यदि एक चीज इस समय सर्वोपरि है तो वो राष्ट्रहित है, वो राष्ट्रीय एकजुटता है, वो सॉवरेंटी ऑफ द नेशन है, इस देश का सर्वोपरि होना है। और उसके लिए कांग्रेस को जिस प्रकार के समझौते करने होंगे, जिस प्रकार के कदम उठाने होंगे, उससे कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी और सभी को साथ लेकर जैसे चलती आई है वैसे ही साथ चलने की। संवाद कांग्रेस की संस्कृति है घनश्याम जी। हम संवाद से न पीछे कभी हटे थे, न हटे हैं और न कभी हटेंगे। पर आपके संवाद पे तो आप ही के लोग यकीन नहीं करते। बाहर वालों को कन्विंस करना, फिर उन्हें बताना कि देखिए हमारे नेतृत्व में दम है, थोड़ा सा टफ टास्क नहीं है मैडम? बिल्कुल घनश्याम जी, ऐसा हो सकता है। देखिए, मैंने कहा ना कि नेहरू जी ने कहा था लोकतंत्र एक संघर्ष है, लोकतंत्र को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, ये संघर्ष है। आप और मैं यदि कोई चर्चा करेंगे तो लाजमी है कभी ना कभी आप मुझसे और मैं आपसे असहमत हो सकते हैं, बट वी अग्री टू डिसअग्री। मैंने कहा हमारी संस्कृति संवाद है, हम सहमत होते हैं असहमत होने के लिए और उसके आगे रास्ता, जहां असहमति पैदा होती है वहीं तो एक नया रास्ता खुलता है। तो इसलिए वो नए रास्ते खोजने को कांग्रेस तैयार है और उसके लिए हाथ मिलाकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के, साथ चल के जहां जहां वो नए रास्ते खोजने होंगे, वो असहमतियां भीतर हों या बाहर हों, क्योंकि हम सभी आखिर में अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। और असहमति तो मुझे लगता है कि मानव सभ्यता के जितनी पुरानी है और उसको समझ कर के ही आप विकास कर सकते हैं, उसके बिना विकास नहीं होता है। मन की बात कह देने से विकास नहीं होता है, वतन की बात कहने से विकास होता है, वतन से संवाद करने से विकास होता है। महिमा जी, ये सारे शब्द आपकी किताब में लिखने लायक है और अंकित करने लायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं सुनने में। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है मैडम? इन रास्तों को खोजने के लिए इतना समय है आपके पास? क्योंकि इन रास्तों में तो ग्रुप 23 के वो लोग भी हैं जो आपसे मुंह फुलाए बैठे हैं। पहले तो उनको ही कन्विंस कर लीजिए रास्तों को खोजने में। कपिल सिब्बल से और दूसरे जुड़े जो लोग हैं उनकी मीटिंग में क्या कुछ हुआ आपको पता ही होगा मैम। कई लोगों ने तो ये तक कहा कि जब तक राहुल गांधी के हाथ से या बाकी लोगों के हाथ से नेतृत्व नहीं जाता तब तक कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। इस तरह की चर्चाएं भी हुई। मैंने जो एक एक शब्द कहा घनश्याम जी, वो मेरी आत्मा की आवाज है। मैं कांग्रेस के अंदर पैदा हुई, कांग्रेस की संस्कृति के साथ बड़ी हुई और उसी संस्कृति को मेरी वाणी जो है वो माध्यम बन रही है उस संस्कृति को बताने का। और हो सकता है मैं भी असहमत होती हूँ कभी ना कभी कांग्रेस की कुछ नीतियों से और अपने नेताओं को बताती हूँ, जाकर उनसे चर्चा करती हूँ। और इस पटल पर मेरे आश्वस्त करने से यदि कोई आश्वस्त होता हो तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे मेरे नेताओं के साथ संवाद करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है और वहीं से मैं अपने व्यक्तित्व का विकास पाती हूँ। तो ये कांग्रेस की नियति है, ये संस्कृति है और हम हारे हैं, हम हार से जीत की ओर भी अग्रसर हैं।
ठीक है मनोज जी, राज्यों के लिहाज से अगर हम समझें तो फिर कितना मुश्किल दिखाई देता है। कांग्रेस का अकाली दल से जितना प्यार है, जितनी मोहब्बत है, वो हम सब जग जाहिर है, लेकिन कृषि के मुद्दों पे ये एक साथ दिखाई देते हैं। सीपीएम वहां टीएमसी के विरोध में दिखाई देती है, लेकिन सीपीएम टीएमसी के साथ दिखाई देती है जब नरेंद्र मोदी को घेरना होता है, राष्ट्र सरकार को घेरना होता है। सर, राज्यों में असल में दूरी और नेशनल फलक पे आके दोस्ती, ये कॉम्बिनेशन कुछ काम कर पाता है क्या? ऐसे पूछ रहा हूं जानकारी के लिए। बिल्कुल बेहतरीन सवाल आपने किया। मैं एक बात कहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल को, जो उत्तर देश में नेशनल पार्टियां हैं जो अपने आप को राष्ट्र के हर कोने में अपनी एक्सेप्टेंस जनता के बीच में अब तक बना पाए, उनको इस बात को स्पष्ट करना देने पड़ेगी कि पांचों उंगलियां घी में नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी उस लेवल पे नहीं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, एक आध राज्यों में हमारे विधायक है। आपको क्षेत्रीय दलों को अगर साथ रखना है तो उनके लिए स्पेस बना के रखना पड़ेगा, तब तो आप राष्ट्र पार्टी के रूप में स्थापित रहेंगे और एक विकल्प के रूप में, ताकतवर विकल्प के रूप में पूरे देश में मैसेज जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात पे जाएं, मैं खुल के और बिल्कुल ओपन बात इसलिए कह रहा हूँ, 10 साल हमने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया, हम सरकार की हिस्सेदारी तो नहीं थे, ना हमको निमंत्रण दिया गया कि आप सरकार में आइए, आपको हिस्सेदारी दी जाती है, आपको मंत्रालय दिए जाते, लेकिन फिर भी हमने वैचारिकता के आधार पे, सांप्रदायिक शक्तियों को छीड़ करने के आधार पे हमने उनको समर्थन दिया। मायावती जी ने भी समर्थन दिया, वो भी पार्ट नहीं थी उस सरकार का। तो जिन स्टेट में क्षेत्रीय दल सशक्त है, मजबूत है, वहां कांग्रेस को इंटरनल रूप से अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं ये नहीं कहता कि वो समाजवादी पार्टी के लिए लागू हो, जिस भी स्टेट में क्षेत्रीय दल है उसके आधार पे कांग्रेस को करना। राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को एक बड़ा अम्ब्रेला बनाना पड़ेगा, तब वो क्षेत्रीय ताकतवर पार्टियां, वो समाजवादी पार्टी को मैं फिर किनारे कर रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो बिहार एक सशक्त प्रदेश है, तेलंगाना सशक्त है, आंध्रा सशक्त है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, केरल है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो ताकतवर हैं क्षेत्रीय दलों के आधार पे। तो वो कांग्रेस को समेटना पड़ेगा, निश्चित तौर पे तभी आएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण के लिए है, यहाँ तो इकट्ठे हो रहे हैं, वो अपनी सोचें। अकाली चला गया, शिवसेना अलग चली गई, जिनको कहते हैं ना नेचुरल अलायंस राजनीतिक दलों से, तो किससे करोगे आप? आपके साथ है कौन? सरकार तो 19 में आपकी बन गई, लेकिन आपको अपने जो छोटे मोटे बच्चे भी हैं सहभागी, जिनके दम पे, जिनके वोट पे आपने उनके दम पे आपने 19 में सरकार बना ली, लेकिन हिस्सेदारी किसको दी? किसी को नहीं। आपने जो बीजेपी को हिस्सेदारी दी, बीजेपी के नेताओं को दी और राजनीतिक दृष्टिकोण से दी। जैसे कहा नहीं कि पिछड़े और दलितों को हमने 24 से पहले एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार और हो जाएगा, सहभागिता मिल जाएगी, सब खुश हो जाएंगे। मनोज जी देखिए, एक ही बात तो स्पष्ट करनी है इस देश को कि आप ताकत, सबसे ज्यादा वोट किसका है? पिछड़ों का है, और आपकी सरकार में पिछड़ों की सहभागिता नहीं, क्या ताकत है वहां पे? ताकत भी गिनी जाती है। ठीक है। और बीजेपी में तो मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी की पार्टी में और तमाम बातें हो जाती है। अब बीजेपी में है कोई जो सवाल उठा पाएगा कि आखिर इतने अच्छे स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें कोरोना काल में इतना अच्छा काम किया, उनको मोदी जी ने क्यों हटा दिया? ये मेरे शब्द नहीं, ये बीजेपी के शब्द हैं कि हमने कोरोना में बहुत बेहतर काम किया, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री का उसमें योगदान रहा होगा। कानून मंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया, तो कई क्वेश्चंस हैं जिनको अभी समझना होगा। ये मजबूत चेहरे के तौर पे कौन होगा जो सरकार के सामने खुद को खड़ा हुआ पाएगा। फिलहाल मेरे पास लोकतंत्र में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ये वो कोशिश है जो विपक्ष लगातार कर रहा है, सभी को एक ही छाते के नीचे लाने का प्रयास है, लेकिन कौन कौन साथ आ पाता है और किनसे दिल मिल पाता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।